क्या हालचाल भाई साहब। मैं सनी चौरसी आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स बाय सनी भैया यूट्यूब चैनल में। आप अगर इस चैनल में नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। क्यों इंस्टाग्राम पे फॉलो करना जरूरी है? क्योंकि मानिए आपका एग्जाम्स आ रहा है, आपको कोई टॉपिक में डाउट है तो आप मेरे से डायरेक्ट वहाँ पे आप मेरे को ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, जो मैसेज जो भी आपको ठीक लगे आप मेरे को कर सकते हैं। मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा और आपको जो भी टॉपिक पढ़ना होगा आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं वहाँ पे या आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैं वही टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यू चैप्टर हमने 3 चैप्टर पढ़ा। इलेक्ट्रोस्टैट पूरा कंप्लीट किया। इलेक्ट्रोस्टैट में 2 चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्ज और कैपेसिटर में एक हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। चैप्टर का नाम क्या है हम लोग का? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ये हम लोग का आज का चैप्टर है। चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। आज हम लोग क्या कुछ थोड़ा बेसिक्स क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग टॉपिक में जाएंगे। सबसे पहले चार्ज एट रेस्ट। आपको पता है कोई भी चीज की तो रेस्ट में रह सकता है कि तो मोशन में रह सकता है। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज बता दीजिए ये दो पोजीशन में ना हो। मैं अभी रेस्ट पे हूँ, अब मोशन में है, कि तो दो ही चीज हो सकता है, कि तो रेस्ट की तो मोशन। तो वो चीज का नाम क्या है? चार्ज। चार्ज का हम स्टडी करेंगे 3 चीज में, कि तो चार्ज एक रेस्ट में रहेगा, कि तो चार्ज एक मोशन में रहेगा। फिर मोशन हम लोग के पास 2 तरह का मोशन आता है। मोशन 2 तरीके का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन हम लोग के पास 2 तरीके का होता है, तो हम लिखेंगे चार्ज एट यूनिफॉर्म मोशन और चार्ज एट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये 3 चीज देखेंगे हम। आइए, चार्ज अगर रेस्ट में रहता है ना, चार्ज अगर रेस्ट में रहता है तो उसी प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज रेस्ट में रहता है तो सिर्फ क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का अर्थ, मानो ये चार्ज रेस्ट में तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा। क्या निकालेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा। चार्ज जब कोई भी रेस्ट में रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। चार्ज यदि यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब, यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब मैं लिख देता हूं, कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन में एक होता है कांस्टेंट वेलोसिटी और दूसरा होता है फिक्स्ड डायरेक्शन। डायरेक्शन फिक्स्ड रहता है। तो इसमें ना 2 चीज प्रोड्यूस करेगा। एक होगा प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैपिटल ई और वेक्टर से डिनोट करते हैं, ई वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को बी वेक्टर से डिनोट करते हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। कहने का अर्थ क्या है, मानो कोई चार्ज है वो मोशन में आ गया। कैसा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालेगा ही निकालेगा, साथ में क्या मैग्नेटिक फील्ड भी निकालेगा। साथ में क्या निकालेगा? मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सर्कुलर बनाया है। ये सब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड क्यों सर्कुलर ही होता है वो मैं बताऊंगा। अभी इतना नोटिस कर लो, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर में होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहने का अर्थ, यूनिफॉर्म में रहेगा तो चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन कहने का मतलब कि तो स्पीड बढ़ रहा है कि तो स्पीड घट रहा है। स्पीड बढ़ेगा तो एक्सिलरेशन, स्पीड घटेगा तो रिटार्डेशन। एक्सिलरेशन कहने का मतलब आइदर स्पीड इज इंक्रीज और स्पीड इज डिक्रीज। इसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, नॉट फिक्स्ड डायरेक्शन।
डायरेक्शन फिक्स नहीं रहेगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तीन चीज इसमें प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा ही करेगा, मैग्नेटिक फील्ड करेगा ही करेगा, और ईएम वेव। इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में ईएम, WAVES। ये आप लोग का एक चैप्टर ही है, ईएम वेव्स करके चैप्टर है, वहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कोई एक चार्ज है, कोई नॉन यूनिफॉर्म मोशन से है, तो वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा ही निकालेगा, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी निकालेगा और ईएम वेव्स भी निकालेगा। ये हो गया ईएम वेव्स। मोटा मोटी क्या समझ लो, रेस्ट में रहेगा तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मोशन में रहेगा तो देखना है कौन सा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ईएम वेव प्रोड्यूस करेगा। आइए आज का मेन टॉपिक शुरू करते हैं, ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। मेन टॉपिक क्या है? OERSTED, ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। मैं आप लोगों को थोड़ा हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का ना कॉन्सेप्ट ना आज से ना 2000 एगो आ गया था। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट मैग्नेट का कॉन्सेप्ट, लेकिन आज से ठीक 2 साल पहले, 200 साल पहले 1820 में एडी में एक साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट क्या थे? हैंस क्रिश्चियन ओस्टोड, जिन्होंने क्या नोटिस किया ना कि एक करंट, एक वायर में करंट जा रहा है तो उसके पास कोई भी मैग्नेटिक नीडल रख रहे थे, कंपास, तो उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा था। तो इसका कहने का अर्थ उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो वो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण मैग्नेटिक कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। हेंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड डिजीज, ओस्टर्ड का पूरा नाम है हेंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड। 2000 साल पहले तो ये प्रूफ हुआ था, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। लेकिन इन दोनों के बीच में रिलेशन है, ये आज से ठीक 200 साल पहले 1890 में हुआ था। आइए थोड़ा मोटा मोटी लिखते हैं क्या क्या इन्होंने नोटिस किया। पहले लिख देता हूं, ड्यूरिंग द लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन इन द समर 1820, Danish physicist Hans Christian Oersted noticed that current in a straight wire causes noticeable deflection in the magnetic compass needle. Conclusion, Oersted conclude that a current carrying wire produces magnetic field in the
सराउंडिंग स्पेस। ये ओस्टर जी ने क्या कहा था, आइए इसको क्लियरली समझते हैं। ओस्टर जी ने ये कहा था, कोई भी एक वायर है जिसमें क्या होता है, करंट फ्लो करता है, वायर में करंट, तो सिर्फ उसमें करंट नहीं प्रोड्यूस होता है, उसमें क्या होता है, आसपास ना इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा सर्कल सर्कल टाइप में होता है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ओस्टर जी ने ये कहा था, गर्मियों के दिन चल रही थी, ओस्टर जी एक लेक्चर डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, गर्मी के टाइम था, समर लिखा है ना, गर्मी का टाइम था। ओस्टर जी ने क्या नोटिस किया, यहाँ पे ना एक मैग्नेटिक कंपास रखा था। ये क्या है, कंपास है, मैग्नेटिक नीडल कंपास इसको बोलते हैं, मैग्नेटिक कंपास नीडल। करंट मूव कर रहा था ना, तो वो डिफ्लेक्ट कर रहा था। मैग्नेटिक कंपास नीडल कब डिफ्लेक्ट करता है, जब उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड रहता है। इसका मतलब कोई भी वायर में करंट जाता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, यही उन्होंने कंक्लूजन दिया। लेकिन सिर्फ स्ट्रेट वायर, यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, स्ट्रेट वायर लेंगे हम सब, स्ट्रेट वायर, इन्होंने इतना चीज दिया, इजी है, समझिएगा। अभी मैं बताऊंगा इसका डायरेक्शन मैंने ऐसे ही क्यों लिया, मैं सब बताऊंगा, क्यों होगा, फिर ये सर्कुलर ही क्यों होगा, मैं सब बताऊंगा। इसको बाय द वे बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। कॉन्सेंट्रिक कहने का मतलब सर्कल के अंदर सर्कल, एक सर्कल है उसके अंदर दूसरा फिर तीसरा, सर्कल के अंदर सर्कल को कौन मतलब कॉमन, सेंट्रिक मतलब सबका सेंट एक ही जैसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अभी हमने जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते फिर कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। ये हम लोग के पास प्रश्न है, अभी हमने जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी से रिलेटेड है। एसर्शन एंड रीजन, एसर्शन क्या कहता है, आइए पढ़िए। अ चार्ज वेदर स्टेशनरी, स्टेशनरी कहने का अर्थ रेस्ट और इन मोशन इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। चार्ज रेस्ट में रहता है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और मोशन में रहता है तब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और ईएम वेव्स प्रोड्यूस करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, अगर यहाँ पे स्टेशनरी नहीं रहता तो ये स्टेटमेंट सही रहता, सिर्फ यहाँ पे स्टेशनरी वर्ड के कारण ये स्टेटमेंट मेरा फॉल्स है। दूसरा, और मूविंग चार्ज इज सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यस, चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, इट इज ट्रू। तो मेरा स्टेटमेंट एसर्शन ही गलत आ गया, तो ये तो बहुत सही है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, एसर्शन इज ट्रू, ये भी नहीं, एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ये मेरा करेक्ट ऑप्शन बैठ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, और इसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या होता है ना, कोई भी एक मैग्नेट है तो वो अपना असर कितने दूर तक दिखा सकता है,
वही होता है मैग्नेटिक फील्ड। मानिए मैं हूँ, तो मैं किसी को कितना यहाँ तक रहेगा तो मैं उसको पकड़ पाऊंगा, और आगे चल जाएगा तो मेरा तो पकड़ में, इसका मतलब मेरा फील्ड इतना ही दूर में है, इतना ही दूर मेरा फील्ड है। इसके बाहर चला जाएगा तो मैं उसको पकड़ नहीं सकूंगा। तो हर मैग्नेट का एक अपना फील्ड होता है। क्या होता है? एनी स्पेस अराउंड द मैग्नेट within which its influence can be experienced is called magnetic field, is called magnetic field। कोई भी एक ऐसा स्पेस मैग्नेट के बाहर जहां वो अपना असर दिखा सकता है, within which its influence can be experienced, इसका मतलब असर दिखा सकता है, असर दिखा सकता है। जहां तक मैग्नेटिक फील्ड ना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा। वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, जिसको बी ऐसे लिखेंगे, इसके पास डायरेक्शन होगा, जिसको बी कैप से लिखेंगे डायरेक्शन को, और ये फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करेगा। लॉ ऑफ एडिशन में क्या क्या आता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ, ईटीसी। जितने लॉ एडिशन है सारे को फॉलो करेगा। इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय बी, और वेक्टर क्वांटिटी तो बी के ऊपर एरो। इसका ऐसा यूनिट होता है, इट्स ऐसा यूनिट इज टेस्ला, इलॉन मस्क, कैपिटल टी। इसका सीजीएस यूनिट होता है गॉस। गॉस थ्योरम मत भूल जाना। इन दोनों के बीच में क्या आता है? रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या आता है? 1 टेस्ला में ना 10⁴ गॉस होता है। बोर्ड में जितना कंटेंट लिखा हूं एक बार समझते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कहने का अर्थ कोई भी एक ऐसा स्पेस मैग्नेट के इर्द गिर्द जहां पे वो अपना असर दिखा सकता है, उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? जिसके पास मैग्नीट्यूड रहेगा, डायरेक्शन रहेगा, ट्रायंगल वेक्टर का एडिशन लॉ फॉलो करेगा। मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, और वेक्टर क्वांटिटी इसलिए बी के ऊपर एरो देंगे। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है टेस्ला, सीजीएस यूनिट होता है गॉस। दोनों के बीच में रिलेशन है 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। ऑब्वियसली ऐसा यूनिट हमेशा बड़ा होता है, इसीलिए 10⁴ गॉस होता है। एक चीज अब बोलेंगे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड का? अभी हम लॉ पढ़ेंगे, 2-3 लॉ और है, उससे हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे और डायरेक्शन भी निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायट सेवर्ट लॉ, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बीएसएल भी कहूंगा। बायट सेवर्ट लॉ से ना मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम निकालते हैं। इससे हम क्या क्या निकालते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये हम निकालते हैं, कैप डायरेक्शन के लिए बताता है। बायट सेवर्ट लॉ ने क्या कहा है? हम कोई भी एक तार लेंगे टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी,
उसमें क्या करेगा, मेरा करंट फ्लो करेगा। तार में क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा। तो हम किसी पॉइंट पर देखेंगे, मानिए हम इस पॉइंट पर देखेंगे, पी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। तो ये पूरा बाइट से मतलब पूरा तार का बात नहीं करता, छोटा सा एलिमेंट, छोटा सा डीएल। क्यों छोटा सा, देखे इतना दूरी के बीच में तार स्ट्रेट है, यहाँ पे कर्व है। करंट जब कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट के लिए निकालते हैं, वो स्ट्रेट से आपने कहा था करंट इन ए स्ट्रेट वायर, याद करिए। इसीलिए हम स्ट्रेट देखेंगे इतना ही, तो हम डीएल के लिए निकालेंगे। इस पॉइंट से ना कुछ दूरी पर बनाएगा, तो ये आर डिस्टेंस हो गया, आर डिस्टेंस हो गया। आर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस कह रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए आर वेक्टर इसको लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। कहने का अर्थ, एक बात करिए, इसको डीएल को ना बोलते हैं करंट एलिमेंट, सॉरी एलिमेंट लेंथ। छोटा सा एलिमेंट है, इसीलिए छोटा सा लेंथ को एलिमेंट लेंथ कहते हैं। एलिमेंट कहने का मतलब छोटा। उस लेंथ में ना, एलिमेंट लेंथ में ना हम आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हो जाएगा करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। जो करंट स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या, करंट एलिमेंट आएगा, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज वेक्टर क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन, हुज डायरेक्शन इज सेम एज करंट। करंट की दिशा में करंट एलिमेंट का डायरेक्शन होता है। एलिमेंट लेंथ किसको कहते हैं, छोटा सा एलिमेंट को, ये वेक्टर क्वांटिटी है। छोटा सा एलिमेंट कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी। उस एलिमेंट लेंथ में करंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो करंट एलिमेंट आ जाएगा, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्टेटमेंट क्या कहता है, और इससे थीटा एंगल बनाता है, ये सर्टेन एंगल थीटा बनाता है। तो स्टेटमेंट क्या कहता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है करंट से, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है एलिमेंट लेंथ से, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है साइन थीटा से, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। मैग्नीट्यूड के लिए आइए हम लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू बायट-सेवर्ट लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखते हैं, और डी क्यों, डी फॉर फिजिक्स में जब कहीं भी डी छोटा चीज के लिए जाना था, छोटा लेंथ है तो छोटा ही ना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। छोटा लेंथ है तो भाई छोटा ही मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, जिसको आई से, और एलिमेंट लेंथ जिसको डीएल से, साइन एंगल बिटवीन वायर, बिटवीन एलिमेंट लेंथ एंड पॉइंट पी, एलिमेंट लेंथ एंड पॉइंट, इस लाइन से एलिमेंट लेंथ और पॉइंट में कितना एंगल बन रहा है उससे, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, बिटवीन देम। कहने का अर्थ, हम पार्ट वाइज पार्ट देखेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ बायट-सेवर्ट लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किससे, करंट से, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किससे, डीएल से, डायरेक्टली प्रोपोर्शन किससे, साइन एंगल से, इनवर्सली प्रोपोर्शन किससे, डी स्क्वायर बिटवीन द डिस्टेंस। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3, और इसको इक्वेशन 4।
कंबाइनिंग दिस फोर वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा, डीवी होगा आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। पता है प्रोपोर्शन आता है जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, डीवी इज इक्वल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, वेयर म्यू नॉट बाई 4 पाई is proportionality constant called PRMEABIL परमिएबिलिटी, नहीं वेर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, सिर्फ इतना ही था, परमिएबिलिटी नहीं कहते हैं, गलत बात है। इतना समझने में कुछ दिक्कत नहीं आया होगा, ऊपर का ही चीज निकाला हूं। किससे किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शन, करंट से, एलिमेंट लेंथ से, साइन एंगल बिटवीन से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे, स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन, देखिए आर के ऊपर स्क्वायर लिखा। इस फॉर्मूला से ना हम लोग को मैग्नीट्यूड सिर्फ मिलता है, इस फॉर्मूला से क्या मिलेगा हम लोग को, सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा। डायरेक्शन के लिए हम तो ये हम लोग का काम हो गया, मैग्नीट्यूड हम लोग को मिल गया। अब डायरेक्शन के लिए क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए इस म्यू नॉट को ना, म्यू नॉट को कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस को और वैक्यूम भी कहते हैं, और एयर बोल दो, तीनों एक ही चीज है। म्यू नॉट का वैल्यू होता है, म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। म्यू नॉट का वैल्यू, इसका यूनिट आएगा, मैं अभी लिख देता हूँ लेकिन मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा, टेस्ला मीटर पर एम्पेयर इसका यूनिट होता है। म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी बोलते हैं। परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी, इसको परमिटिविटी बोलते हैं, इसको परमिएबिलिटी बोलते हैं। इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। इसको मैं बताऊंगा कैसे इसका यूनिट हुआ। अभी इतना बात हजम करो, इतना बात अभी हजम करो। इसमें कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है, प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, जो कि ये मेरा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। 4 तो एक नंबर है, पाई भी एक कांस्टेंट है, और म्यू नॉट का वैल्यू होता है, म्यू नॉट होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है। आइए ये यूनिट कैसे आया उसको डिस्कस किया जाए। अब हम लोग देखेंगे यूनिट्स ऑफ म्यू, यूनिट्स ऑफ म्यू नॉट, जिसको कैसे क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी हम लोग को पता है जो डीवी होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। आइए सबका यूनिट लिखते हैं। डीवी कहने का मतलब टेस्ला, इसका यूनिट होगा टेस्ला। म्यू नॉट हम लोग को निकालना ही है, 4 पाई का कुछ यूनिट नहीं होता, कांस्टेंट है। आई का होता है एम्पेयर, डीएल क्या है, लेंथ है जिसका मीटर में होगा। साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या, यूनिट लेस होता है, और रेडियस क्या है, मीटर स्क्वायर तो हो जाएगा एम स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, मीटर ऊपर तो टेस्ला मीटर, और नीचे करंट आ गया एम्पेयर, तो क्या हो जाएगा, टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। ये इसका यूनिट है, ये इसका यूनिट है। आई रिपीट अगेन, इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन, इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट, जो कि इसका नाम है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम और एयर। इसका नाम क्या है, इसका नाम है म्यू, इसका नाम क्या है, म्यू नॉट, जो कि इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी,
परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, वैक्यूम और एयर। नोटिस करिएगा, ये परमिटिविटी, ये परमिएबिलिटी है। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या मैग्नीट्यूड सिर्फ निकाला था। इस फॉर्मूले से क्या हम लोग को मिलता है, ये हम लोग को देता है मैग्नीट्यूड। लेकिन हमें तो डायरेक्शन में इंटरेस्ट है, वेक्टर क्वांटिटी है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, डायरेक्शन भी चाहिए। आइए डायरेक्शन निकालते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट-सिवर्ट लॉ पढ़ते हैं हम। वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट-सेवर्ट लॉ। बायट-सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म हम लोग को पता है, डीवी जो होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई होता है, आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर होता है। कुछ नहीं करना, दोनों तरफ आर आर से मल्टीप्लाई कर देना, दोनों तरफ आर आर से मल्टीप्लाई। एक बार फिर से नोट करा दूं, इसमें करंट मेरा बैग रहा था, ये छोटा सा एलिमेंट डीएल लिया था, कुछ पॉइंट पे पी, ये आर वेक्टर था, ये एंगल साइन थीटा बनाता था। अब देखिए दोनों तरफ आर आर से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, डीवी हो जाएगा मेरा म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा और आर बाई आर क्यूब। एक चीज मैं आप लोग को याद करा दूं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा। होता है कि नहीं होता है, वेक्टर प्रोडक्ट में वेक्टर ए वेक्टर बी का प्रोडक्ट क्या निकलता है, ए बी साइन थीटा। देखिए तो ये आर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और ये डीएल भी क्या है, वेक्टर है। डीएल भी एक वेक्टर है, आर भी वेक्टर है, दो वेक्टर और साइन थीटा। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, इसको लिख सकते हैं डीएल क्रॉस आर बाई आर क्यूब। यही मेरा क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट-सिवर्ट लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट-सिवर्ट लॉ, ये मेरा आ गया वेक्टर। देखिए तो एलएचएस में मेरा वेक्टर आ गया कि नहीं आ गया, और आरएचएस में भी मेरा वेक्टर आ गया। तो ये मेरा क्या वेक्टर फॉर्म आ गया। अब बोलोगे गुरुजी आपने तो अभी तक वेक्टर फॉर्म बताया, डायरेक्शन का तो आपने बात किया ही नहीं है। अब करेंगे डायरेक्शन का बात। वेक्टर फॉर्म आ गया, इसका मतलब आरएचएस में भी कुछ डायरेक्शन होगा। अब बात करेंगे डायरेक्शन क्या होता है। अब बहुआ बात करेंगे डायरेक्शन का। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का एक चीज आप लोग को याद करा दूं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता था तो हम लोग का आता था ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा ये क्या देता था हम लोग को, ये हम लोग को मैग्नीट्यूड देता था। मैग्नेटिक लिख दिया, मैग्नीट्यूड देता था। ये क्या हम लोग को देता था, सिर्फ मैग्नीट्यूड देता था, ये ए बी साइन थीटा। डायरेक्शन कैसे निकलता था, याद है आप लोग को, इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके ना यहाँ वेक्टर आता है। डायरेक्शन के लिए क्या हम एन गैप लगाते हैं, डायरेक्शन के लिए मैग्नीट्यूड, और ये क्या शो करता है, डायरेक्शन शो करता है। कैसे आता था, कोई हम एक प्लेन लेंगे, एक प्लेन में दो वेक्टर को प्लॉट करेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनसे क्या थीटा एंगल बनाया होगा। हाँ कुछ मत करना, अपने हाथ को ना ए क्रॉस बी है ना, तो ए से बी की तरफ मोड़ देना। देख ए से बी की तरफ मुड़ रहा हूं तो देख मेरा फिंगर किधर आ रहा है, थंब फिंगर,
थंब फिंगर नीचे आ रहा है, ए से बी की तरफ मोड़ रहा हूं तो मेरा थंब फिंगर नीचे आ रहा है। थंब फिंगर नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये इसका डायरेक्शन है, सी वेक्टर इसका डायरेक्शन है, ए क्रॉस बी का। मान में बी क्रॉस ए करता तो ये होता बी ए साइन थीटा और एन कैप। बी ए साइन थीटा करता तो देख बी से ए की तरफ जा रहा है, बी से ए की तरफ जा रहा है, तो ये मानिए डी कैप हो जाता, ये ऊपर चल जाता। डायरेक्शन पता चल गया। जिस वेक्टर से ए से बी की तरफ जाना है तो ए से बी की तरफ जाएंगे, मेरा थंब नीचे आ रहा है देख, ए से बी की तरफ थंब नीचे, बी से ए की तरफ थंब ऊपर, बी से ए की तरफ देख थंब ऊपर जा रहा है, तो डायरेक्शन ऐसे मिलता है। तो आइए, हम लोग को अभी तक हमने क्या पढ़ा वेक्टर लॉ में, डीवी वेक्टर होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाई आर क्यूब। इसका मतलब हम लोग को डायरेक्शन कौन देगा, डायरेक्शन हम लोग को मिलेगा डीएल वेक्टर और आर वेक्टर से, यहाँ से हम लोग को डायरेक्शन मिलेगा, क्योंकि आरएचएस में यही एक वेक्टर प्रोडक्ट में है, यहीं से डायरेक्शन मिलेगा। अभी तक क्या होता था, एक टेढ़ा वायर था जिसमें करंट आई बह रहा था, ये स्मॉल लेंथ डीएल है, इसे कुछ दूरी पे आर है और पी पॉइंट है। अब आप देखिए डी टू आर, डीएल क्रॉस आर है, तो मैं डी से आर की तरफ जाऊंगा, डी से मैं आर की तरफ जाऊंगा, देखो डी से मैं आर की तरफ जाऊंगा, देखो मानिए तार ऐसे रहता, मैं डी से आर की तरफ जाता, तार से ही दिखाता हूं, ये तार है, इधर मेरा डी है, मैं डी से आर की तरफ जाता, डी से आर की तरफ, देख मेरा फिंगर है, इधर डी है, डी से आर की तरफ फिंगर अंदर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्शन इनवर्ड होगा। इनवर्ड के लिए ये सिंबल लगता है क्रॉस और सर्कल, ये इनवर्ड का सिंबल, इनवर्ड ना परपेंडिकुलरली इनवर्ड। क्यों परपेंडिकुलरली, ये तार है देख, ऐसे ऐसे पकड़ रहा हूं, अंदर की तरफ जा रहा है, देख परपेंड सीधा है ना, उड़ी क्या टेढ़ा है, जा रहा है ऐसे ऐसे जा रहा है, सीधा जा रहा है, इसीलिए परपेंडिकुलरली इनवर्ड, परपेंडिकुलरली इनवर्ड। अगर मान में आर क्रॉस डीएल जाता, आर क्रॉस डीएल में जाता, तो मैं ऐसे जाता, ऐसे जाता आर से डीएल की तरफ, तो ये आउटवर्ड, तो इधर मान में कहीं पॉइंट देखता पी पॉइंट, तो इधर मेरा क्या आता, आउटवर्ड आता, आउटवर्ड नहीं परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड के लिए गोल सर्कल और ऐसा डॉट जैसा सिंबल, ये इनवर्ड ही आउटवर्ड। देख तो एक में अंदर जा रहा है, एक में बाहर आ रहा है, तो क्या लूप ऐसा सर्कल नहीं बनेगा। अब पता चला क्यों मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर शेप में होता है, एक में अंदर जा रहा है और एक में बाहर, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, तो क्या एक सर्कल नहीं बनेगा, बनेगा, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सर्कल में दिखाते हैं, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सर्कल में दिखाते हैं। समझ आया। एक होता है मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। आप अभी देखिए इस चित्र में, आप अभी देखिए यहाँ पे देखिए आप क्या दिखा रहा है, थंब है ना, तार को कैसे पकड़ा है, ये ऐसा तार है, तार को ऐसे पकड़ा है, तो थंब कैसे, थंब ऊपर जा रहा है, देखिए वहां पे भी थंब क्या, थंब ऊपर जा रहा है, तो थंब बताता है करंट की डायरेक्शन में, देखिए वहां पे भी करंट की डायरेक्शन बताया है। थंब क्या रिप्रेजेंट करता है, थंब डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है, और बाकी का चार फिंगर देखिए, ऐसा थंब ऊपर गया तो बाकी का क्या, चार फिंगर बचा, बाकी का रेस्ट फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। बाकी का चार फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है फिर बाहर आ रहा है, फिर अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, ये मेरा करंट बताएगा, लेकिन इसमें भी करंट ऊपर जा रहा है, तो ये मेरा करंट बताया, और इधर का ये चार फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। इजी था। अब आइए क्वेश्चन अब सिर्फ लगाएंगे, हो गया आज इतना ही पढ़ेंगे, अब सिर्फ क्वेश्चन लगाएंगे ना आया।
बहुत ही इजी क्वेश्चन अभी जो हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड। मैग्नेटिक फील्ड दिया है, मैग्नेटिक फील्ड डीवी है, इसका मतलब वेक्टर फॉर्म लगाना है। वेक्टर फॉर्म में क्या होता है फॉर्मूला, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब। हो गया। ये ऑप्शन मिला हो कहाँ है, ये नहीं है, इधर आर स्क्वायर हम लोग आर क्यूब चाहिए, नहीं इधर आर क्यूब है, हाँ इससे बात बनेगा, ये ऑप्शन मेरा करेक्ट बैठ रहा है, ये भी गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग के पास एक और प्रश्न आया, अभी तक हमने जो पढ़ा उसी से रिलेटेड है। क्या कहता है, बायट-सिबर्ट लॉ गिव्स द एक्सप्रेशन फॉर अ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ इतना तक सही है, मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन देता है बायट-सिबर्ट लॉ ऑफ इनफाइनाइट सिमल। इनफाइनाइट सिमल कहने का मतलब स्मॉल। हाँ बायट-सिबर्ट लॉ तो ये ना कहता है डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये डीवी क्या छोटा मैग्नेटिक फील्ड देता है। हाँ ये सही बात है, ये ट्रू है, सही बात है। बायट-सिबर्ट लॉ इज एनालोगस। एनालोगस कहने का मतलब कंपेयर करना, किससे, कूलम्स इनवर्स से। हाँ कूलम में भी होता था इनवर्स स्क्वायर लॉ, कूलम में भी क्या होता था इनवर्स स्क्वायर लॉ, कूलम से भी कंपेयर करना। तो ये भी बात मेरा क्या है, ट्रू है। तो मेरा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड बोथ 2 आर करेक्ट। दोनों कूलम लॉ में क्या था, कूलम फोर्स में इनवर्स स्क्वायर लॉ था, और इसमें भी क्या है इनवर्स स्क्वायर है। दोनों देखिए तो कंपेयर है कि नहीं है, दोनों एक दूसरे से, दोनों कंपेयर है तो दोनों सही है। तो बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, परमिटिविटी हमने पढ़ा, अब परमिएबिलिटी भी पढ़ रहे हैं। तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है उसको जानते हैं। रिलेशन बिटवीन परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी। परमिटिविटी किसको बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम और एयर। परमिएबिलिटी किसको बोलते हैं, म्यू नॉट को परमिएबिलिटी बोलते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम और एयर। हम लोग को क्या पता है, के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹। के क्या है, कूलम्स कांस्टेंट। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 9 इंटू 10⁻⁹। मेरे को एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू चाहिए तो 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट आ गई। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लूंगा। हम लोग को क्या पता है, म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। सॉल्व कर दो अब, एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई टू 4 पाई गया, 9 इंटू 10⁻⁷
16 आ जाएगा। हाँ, इसको और क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट इज इक्वल टू 1/3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ। हाँ जी, लिख सकते हो। एक बात बताइए, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? स्पीड ऑफ लाइट c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। देख तो स्पीड ऑफ लाइट आया कि नहीं आया, एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट इज इक्वल टू 1/c²। अब इसको और सॉल्व कर दो, c² इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट आ जाएगा, स्क्वायर को नीचे फेंक दो, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। ये मेरा रिलेशन आ गया, ये मेरा सटीक रिलेशन बैठा। रिलेशन बिटवीन परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी का रिलेशन स्पीड ऑफ लाइट से आ गया। इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हम लोग का, अब हम लोग क्या देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर। अब पूरा तार को लेके मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। ये मेरा मानो स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट आई है। इस स्ट्रेट वायर से पी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये एनसीईआरटी में इसकी डेरिवेशन नहीं, एनसीईआरटी में तो ये टॉपिक भी नहीं है, एनसीईआरटी में तो ये टॉपिक भी नहीं है। लेकिन ये टॉपिक से हम लोग को आगे का कॉन्सेप्ट समझने में इजी होगा, इसीलिए मैं इसका तो डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ। एनसीईआरटी में है ही नहीं, क्यों हम लोग फालतू का डेरिवेशन, ना ही जेई में डेरिवेशन है, ना ही नीट में डेरिवेशन है, तो हम क्यों फालतू का टाइम किल करें। इसका हम लोग सिर्फ एक एक्सप्रेशन देखते हैं, हो गया काम। एक तार है, इसका पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखना है, तो हम देखेंगे हमारे पास कितना आंख है, 2 आंख है, हम भी 2 पॉइंट लेके चलेंगे। कोना वाला पॉइंट जब कहीं भी लेगा, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, मानो ये पॉइंट एंगल इससे θ1 बना रहा है, इससे θ2 बना रहा है, दूरी r है, तो मैग्नेटिक फील्ड अब dv मत लिखना, b लिखना। इसका होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई I/r साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये हो गया इसका जनरल फॉर्मूला, ये हो गया इसका जनरल फॉर्मूला। हम लोग को सिर्फ फॉर्मूला दो ही पॉइंट को ले, पुन्ना वाला पॉइंट जब कोई भी लेना, ऑलवेज टेक इंड पॉइंट, ऑलवेज टेक इंड पॉइंट, जब कहीं भी इंड पॉइंट्स लेना। आइए स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस क्या कहता है, क्या हो अगर ये पॉइंट इनफिनिटी तक जाए, यानी कि बुर्ज खलीफा के सामने एक चींटी को खड़ा कर दे, तो कैसे ऐसे देखेगा, ऐसे यहाँ रहेगा तो क्या एंगल मिलाने में पूरा लाइन ये सीधा चल जाएगा। तार क्या है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट वायर है, तो कैसे होगा, डॉट 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 डॉट, इनफाइनाइट वायर है, तो इस पी पॉइंट पे इनफाइनाइट वायर के लिए क्या देखेंगे, तो ये पॉइंट तो बहुत ऊपर चला जाएगा, ये लाइन इनफाइनाइट में कभी लाइन मीट नहीं करता, करेगा नहीं करेगा। तो देखिए, तो इस एंगल से क्या हो गया, दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए, 90 डिग्री हो गया, तो फॉर्मूला रखो म्यू नॉट बाई 4 पाई I/r साइन 90 प्लस साइन 90, 1 1 2 2 2 जा कट के आ गया, म्यू नॉट बाई I/2 पाई r। और यहाँ पे पता है मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है इस केस में, क्योंकि डिनोमिनेटर कम हुआ तो न्यूमरेटर बढ़ेगा। डिनोमिनेटर पहले 4 पाई r था, अब 2 पाई r है, तो न्यूमरेटर बढ़ेगा। इनफाइनाइट वायर हो गया। एक दूसरा केस क्या आएगा, वन इंड इनफाइनाइट हो गया, तो एक इंड इनफाइनाइट हो गया, तो एक इंड क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। इस पॉइंट पे देखते हैं, पी पॉइंट पे, तो मानिए एक इंड इन्फिनिटी हो गया, तो एक लाइन तो इससे 0 डिग्री एंगल बनाएगा और दूसरा 90 डिग्री बनाएगा। एक लाइन इससे क्या 0 डिग्री एंगल बनाएगा और दूसरा 90 डिग्री बनाएगा। तो हम बी को कैसे लिखेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई I/r साइन 0 प्लस साइन 90, कट के कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I/4 पाई r, 4 पाई r हो गया।
दो केस हो गया, एक लास्ट केस है, क्या होगा वो लाइन ऑन द एक्सिस ऑफ वायर। ऑन द एक्सिस कहने का मतलब यही पॉइंट पे हम देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड वही तार पे देखेंगे तो क्या होगा, वही तार पे देखेंगे तो एंगल कितना बनेगा, एंगल जीरो बनेगा। तो बी का फॉर्मूला देखो, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर साइन जीरो प्लस साइन जीरो, साइन जीरो जीरो होता है तो बी जीरो। इसीलिए तार पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता, उससे कुछ दूरी पे ही मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तार पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता है, तार से कुछ दूरी पे ही मैग्नेटिक फील्ड बनता है। हमने तीन केस देखा, तीनों केस इजी था। ये जनरल फॉर्मूला आप लोग को, मेरे को बहुत दुख लग रहा है कि आप लोग को फॉर्मूला रटना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी में तो फॉर्मूला है ही नहीं, लेकिन इससे कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, इससे कॉन्सेप्ट बहुत सारे, इसीलिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। आइए एक दो क्वेश्चन करते हैं और क्लास को एंड करते हैं। इस केस में क्या होगा, मेरा मिनिमम होगा, और इस केस में क्या होगा, मेरा मैक्सिमम होगा। मैंने लिख भी दिया है, इस केस में मेरा मैक्सिमम बैठ रहा है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। ग्राफ बता दूं, चलो एक लग गया तो ग्राफ भी बता देता हूँ। ये बी हो गया, ये आर हो गया। देखो तो बी और आर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। कोई भी फॉर्मूला उठा लो तुम, कोई भी फॉर्मूला, एंगल कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये भी। सिर्फ हम किसको छेड़खानी कर सकते हैं, आर से। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है तो बी और आर का इन्वर्स है तो ऐसे जाएगा। इसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो, ये हम लोग के पास प्रश्न है। द मैग्नीट्यूड, द मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग, इनफाइनाइट लॉन्ग तार ले लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड तार में करंट चलने से बहता है एट आर डिस्टेंस, इससे आर डिस्टेंस में, आर डिस्टेंस में, ये पॉइंट पी मान ले, कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैंने बोला था इस फॉर्मूला लगाने से पहले पूरा तार की वजह से लगा, देख रहा है तो तार का एंड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड में है तो ये भी लाइन कैसे जाएगा, एंड तक जाएगा, ये भी कैसे एंड तक। एंगल कितना बना, 90 डिग्री बना। तो फॉर्मूला क्या है हम लोग के पास, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर साइन 90 प्लस साइन 90, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आर आई इंटू टू, टू टू जा फोर, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई आई 2 पाई आर हो गया। कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, ये तो नहीं होगा, 2 आई, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ये टू टू जा नीचे कट के इसको क्या, टू टू जा फोर हो जाएगा। ये टू से टू कट गया तो क्या, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ये मेरा करेक्ट ऑप्शन बैठ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार आराम से देखिए। A straight section PQ circuit lies along x axis, x axis हम बनाएंगे, ये मेरा क्या हो गया, प्लेन कोऑर्डिनेट हो गया। ये x माइनस, ये x प्लस, ये y प्लस, ये y माइनस। मेरा PQ लाइज करता है x एक्सिस पे,
कहाँ से, x इजिकल टू ये -a/2 ले लो, और सॉरी ये +a/2 ले लो, और ये -a/2 ले लो। मेरा पी क्यू यहाँ लाइज करता है, ये मेरे को बोल के रखा है, ये मेरा क्या पी क्यू है। मेरे को बताना है मैग्नेटिक फील्ड ए दूरी पे कितना होगा। तार पे ही लाइज कर रहा है, एक्सिस वाला केस है, एक्सिस ऑफ वायर वाला केस है। और हमने अभी पढ़ा एक्सिस ऑफ वायर में क्या, दोनों एंगल 0 डिग्री होता है, 4πI/r sin 0 प्लस sin 0, ये सब कट के क्या आ जाएगा, sin 0 0 होता है, कट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मेरा 0 ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है। आज के लिए बच्चों इतना ही। क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। क्यों इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, अगर आप एग्जाम आ रहा है, आपको कोई टॉपिक में डाउट होगा तो आप मेरे को वहाँ मैसेज करेंगे, मैं मैसेज का 100% रिप्लाई देने वाला हूँ। आप मेरे को जो भी टॉपिक बोलेंगे मैं वही टॉपिक कल से स्टार्ट कर दूंगा। सो डू फॉलो फिजिक्स बाय सनी भैया ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। नोट के लिए टेंशन मत करिए, जितना कंटेंट मैं बोर्ड में दे रहा हूँ सारा वीडियो खत्म होने के बाद मैं नोट दे दूंगा। सो आज के लिए इतना ही।